हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसका फॉर्म आ चुका है और 1 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है। इसके लिए आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सेट 2 लेकर आए। इससे पहले हमने शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को डिस्कस किया था। अब तक जिन्होंने उस क्लास को नहीं देखा है उस क्लास को एक बार जाकर आप लोग देखिए, वहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखते हैं, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास की। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। ये हमारा पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि अगर विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जन करना है और ज्ञान अर्जन करने में सहायता करनी है अध्यापक को, तो उसको किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यही बात जो है पूछी जा रही है आप लोगों से। तो देखिए, ऑप्शन ए देखते हैं, शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेडों पर। बी है, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना। या फिर ऑप्शन डी है, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? देखिए, इनसे सबसे सुटेबल और सबसे सटीक आंसर हमारा ऑप्शन बी है कि शिक्षार्थी को क्या करें, हम सक्रिय सहभागिता के लिए क्या कर लें, शामिल कर लें। कि अगर बच्चों को ज्ञान अर्जन करवाना है, उनको कुछ सिखाना है, तो हम उनको क्या करेंगे, सक्रिय रूप से उनको कार्यों में क्या करेंगे, सहभागिता ले लेंगे शिक्षार्थियों की। तो शिक्षार्थी क्या करेंगे, सीखने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। यानी कि जो प्रतिभा, अध्यापक के दृष्टिकोण से, एक शिक्षक के पर्सपेक्टिव से प्रतिभाशीलता जो है वह किसका संयोजन है, उसमें क्या क्या होता है प्रतिभाशीलता में। तो ऑप्शन ए, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता या उच्च क्षमता होती है। ऑप्शन बी है, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता या उच्च वचनबद्धता। सी है, उच्च क्षमता, उच्च सृजनशीलता और उच्च वचनबद्धता। या फिर ऑप्शन डी है, देखिए, उच्च योग्यता, उच्च सृजनशीलता, सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। तो अगर अध्यापक के दृष्टिकोण से हम देखें तो उच्च प्रतिभाशीलता के लिए क्या बेस्ट होना चाहिए, तो उच्च प्रतिभाशीलता के लिए सबसे बेस्ट अगर हम लोग एज अ टीचर पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। उच्च योग्यता होनी चाहिए, उच्च सृजनात्मकता होनी चाहिए और उच्च वचनबद्धता होनी चाहिए बच्चों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ 2005 से संबंधित है यह प्रश्न। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां किस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कह रहा है कि गलतियां जो होती हैं वो किस कारण से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने, देखिए, अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए तरीका उपलब्ध करवाते हैं कि मतलब बच्चे गलती करेंगे तो उनको डांटो। तो क्या यह बात कहता है एनसीएफ 2005? नहीं। ऑप्शन बी है, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। मतलब क्या है कि बच्चे अगर गलती करते हैं तो गलती करने दो, देखो कि बच्चे गलती क्यों करते हैं। बच्चों का अंतर्दृष्टि उपलब्ध हो जाएगा। हमें क्या अंतर्दृष्टि उपलब्ध होगी कि बच्चा गलती क्यों कर रहा है, तो उसके कारणों का हम उस समाधान पहचानेंगे और उसका हम क्या कर देंगे, समाधान कर देंगे। तो बच्चा नेक्स्ट टाइम गलती करने से क्या होगा, बचेगा। ऑप्शन सी है, यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध करवाती है। देखिए, वैसे ही क्या है, निगेटिव सेंस आ रहा है इसमें। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा कि यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध करवाती है तथा समाधानों को पहचानने में क्या करती है, सहायता करती है। एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने के में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। देखिए, लिखने, यहीं पे एक वर्ड कीवर्ड विकसित करिए आप सीटेट बिना किसी बैच लिए और बिना ही ज़्यादा पैसे खर्च किए, फ्री में एकदम आसानी से क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हो, वो भी
130 प्लस मार्क्स के साथ। बस आपको क्या करना है, अटेंशन के साथ मेहनत करते जाना, प्रैक्टिस करते जाना, क्लास को ज्वाइन करते रहिए। आप सीटेट एकदम अच्छे से पास कर जाएंगे, वो भी बिल्कुल क्या, फ्री, क्योंकि हम बिल्कुल फ्री ही आपको तैयारी करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कीवर्ड क्या है, लिखना, यानी कि लिखने में विपरीत छवियाँ सब कुछ भूल जाइए, बस एक टर्म आ गया लिखना। अब पूछ रहा है, आप देखिए लिखने के, अगर लिखने में बच्चे को कठिनाई अनुभव हो रहा है तो कौन सी अधिगम अक्षमता हो सकती है। अधिगम अक्षमता पर भी आपको क्लास जल्द ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो लेखन से जुड़ी कौन सी अक्षमता होती है, आइए देखते हैं कि कौन सी अक्षमता लेखन से जुड़ी होती है। अधिगम में असक्तता, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या या अधिगम में सुविधा। तो कह रहा है बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवि का, दर्पण छवि आज जैसी गलतियां मिल रही है, तो बच्चा कैसा है, तो बच्चा जो है अधिगम में कैसा, असक्तता अनुभव कर रहा है। क्या कर रहा है, अधिगम में असक्त है बच्चा। मतलब क्या है कि ऐसे बच्चे पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित, तर्कशक्ति, इन सभी चीज़ों में क्या करते हैं, कठिनाई अनुभव करते हैं। और जब इन चीज़ों में कठिनाई अनुभव करने लगे बच्चा, तो वो अधिगम में क्या है, असक्त है। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जो बच्चा है संवेगात्मक विकास के लिए, उसके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो ऑप्शन ए है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि माता पिता का कार्य है। क्या यह सही होगा हमारा, बिल्कुल नहीं। कक्ष का नियंत्रण, नियंत्रित परिवेश, कक्ष को का परिवेश एकदम नियंत्रित कर दिया जाए तो क्या बच्चे संवेगात्मक रूप से अपना विकास कर सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं। कक्ष का अधिकारवादी, बिल्कुल नहीं, अधिकारवादी तो और भी नहीं, बल्कि कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, यही जो ऑप्शन डी राइट है कि कक्ष का माहौल कैसा हो, प्रजातांत्रिक हो, बढ़िया हो, बच्चे के अनुकूल हो, तभी बच्चा क्या उसमें अपना संवेगात्मक विकास कर सकता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6वां प्रश्न देखते हैं, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश सृजन करने की आवश्यकता होती है। मतलब कक्षा का एक ऐसा परिवेश बना दीजिए, ऐसा माहौल बना दीजिए कि बच्चा क्या करे, अधिगम में किसी प्रकार के सीखने में कठिनाई अनुभव ना करे। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो वो कक्षा का वो जो माहौल बनाना है, कक्षा का वो परिवेश बनाना है कि बच्चा जो है सीखने में कोई भी कठिनाई अनुभव ना करे, अधिगम क्या हो, उसकी सुगमता से हो, इसके लिए कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन ए है बच्चों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना। क्या है कि बच्चों के अनुसार कार्य करना, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ऑप्शन बी है अध्यापक का सकारात्मक रुख, बच्चों को स्वीकार करना, या फिर बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति। देखिए यह है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ठीक है, अध्यापक का सकारात्मक रुख, बच्चों को स्वीकार करना, या बच्चे के प्रयासों को स्वीकृत करना। तो देखिए कौन सा सही नहीं है। देखिए अध्यापक का सकारात्मक रुख होना चाहिए, तभी तो बच्चा अच्छे सीख पाएगा। बच्चों को स्वीकार करना, बच्चों को बिल्कुल स्वीकार करना है, वो जैसी भी उनकी जैसी भी अभिमति हो, जो भी कार्य करते हो उनको स्वीकृत करो। बच्चा जो भी प्रयास कर रहा है सीखने के लिए, जिस भी तरह से, जैसे मान लो पेंटिंग करता है, बच्चा खेलता कूदता है, एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो वो सारे प्रयासों को स्वीकृत करना है अध्यापक को। लेकिन ऑप्शन ए देखिए अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, क्या देखिए क्या है कि बच्चों के अनुसार कार्य करना नहीं, टीचिंग हमेशा कैसा होना चाहिए, तो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। कैसा होना, सी यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर, टी देखिए मैं शॉर्ट वर्ड इसलिए शॉर्ट वर्ड यूज कर रही हूँ ताकि ये क्या करें आप सी ये सब याद करके ना दिमाग में बैठा लीजिए, आपको बहुत ही आसानी होगी सीटेट को पास करने में। सी मतलब चाइल्ड सेंटर्ड और टी यानी कि टीचर सेंटर्ड। तो क्लासरूम कभी भी टीचर सेंटर्ड नहीं बल्कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है, देखते हैं। ऑप्शन है लड़कों को घरों के कामों में सहायता करनी चाहिए। क्या है कि लड़कों को घरों के कामों में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑप्शन बी है सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह कार्य पढ़ाना चाहिए। लड़कियों को घरों को कामों में सहायता करनी, या फिर लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो लड़के एवं लड़कियों के विषय में ये जो कथन है इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए लड़कों को घर के कामों में क्या करना चाहिए,
सहायता करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, आइए ये समझ लेते हैं। देखिए, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री पुरुष जैसी बनावट बिल्कुल नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में क्या है, जो एक कि भाई एक रूढ़ी चलती आ रही है कि लड़कियों को ही घर का काम करना चाहिए, लड़कों को बाहर का काम करना चाहिए। ऐसा ही क्या है, एक मानसिकता बन गई है। बल्कि नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़कों को घरों को कामों में सहायता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सब जो तीनों ऑप्शन ये क्या कर रहे हैं, लैंगिक रूढ़िवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। गलत क्यों है ये भी तो जानना ज़रूरी है ना, कि ये तीनों ऑप्शन गलत क्यों हैं, क्योंकि ये लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वें प्रश्न को। एक प्रभावी अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, क्या महत्वपूर्ण है, मान लीजिए आप एक प्रभावी अध्यापक अध्यापिका हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, देखते हैं ऑप्शन ए, समूह गतिविधियों के बजाय अधिगम पर व्यक्तिगत बल देना। जो समूह एक्टिविटी होता है उसके अनुसार क्या व्यक्तिगत अधिगम पर बल दिया जाए, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करनी चाहिए, अनदेखी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सी है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। और ऑप्शन डी है पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना। नहीं, देखकर बच्चा कॉपी करेगा, वो चीज़ नहीं, कॉपी नहीं करवानी है, बल्कि क्या करना है, प्रभावी अध्यापक अध्यापिका बनने के लिए प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, यानी कि हर एक बच्चे के संपर्क में रहना होगा, आपको एक एक बच्चे पे ध्यान देना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा है जो रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। देखिए, परियोजना बनाना, ऑप्शन बी है अवलोकन करना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, या फिर खुले अंत वाले प्रश्न करना। तो कौन सा होगा, देखिए परियोजना बनाना भी रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आता है, अवलोकन करना भी आता है, और खुले अंत वाले प्रश्न बनाना ये भी क्या रचनात्मक आकलन के लिए सही है। बट क्या है, सी बच्चों का योग्यता क्रम, उनका जो है एक हायरार्की बना दो कि बच्चा कौन ज़्यादा योग्य है, कौन कम योग्य है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इससे ऐसा करने में जो ज़्यादा योग्यता वाले बच्चे हैं उनमें क्या होगा, अभिमान की भावना आ जाएगी, और जो कम योग्यता वाले बच्चे हैं उनमें जो है हीनता की भावना क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। तो ये भी सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा, कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है। देखिए, विकृत लिखावट यानी कि लेखन संबंधी विकार पूछ रहा है, किससे, लेखन संबंधी विकार की बात कर रहा है, तो कौन सा होगा, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। लेखन से संबंधित विकार कौन सा होता है, तो देखिए लिखना, लिखना क्या होता है, लेखन संबंधी, यानी कि लेखन संबंधी विकार की अगर बात करें तो कौन सा, डिसग्राफिया। विकार से संबंधित आपको एक क्लास जरूर प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन समझ लीजिए यहीं पे इन सबको। डिस्ग्राफिया देखिए लिखने से संबंधित है। ग्राफ आप किससे बनाते हो, ग्राफ आप पेन या पेंसिल से ही बनाते हो, पेन या फिर पेंसिल से ही तो ग्राफ बनाते हो ना, तो बस याद रख लो ना, लिखते भी किससे हो, पेन पेंसिल से ही लिखते हो। तो भैया बट डिस्ग्राफिया, ग्राफ बनाने के पेन पेंसिल की ज़रूरत होती है, पेन पेंसिल से आप क्या करते हो, लिखते हो। बस लेखन संबंधी विकार डिस्ग्राफिया कभी नहीं भूलिएगा। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, इसमें कैलकुलिया वर्ड देखिए, कैलकुलेशन आप करते हो ना, तो कैलकुलेशन कहाँ पे होता है, मैथ में ही तो कैलकुलेशन होता है, या फिर गणित में ही, सीधे बोले तो गणित में ही तो कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। बस मैथ से संबंधित है, गणित से संबंधित है। डिसलेक्सिया, बात करें अगर डिसलेक्सिया का, तो डिसलेक्सिया किससे है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिसलेक्सिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट में पूछा गया प्रश्न है। तो डिसलेक्सिया क्या है, पठन विकार है, किससे संबंधित है, पठन विकार से है, पठन विकार से संबंधित है क्या, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। क्या होता है डिसलेक्सिया में, समझ लीजिए यहाँ पे, डिसलेक्सिया में एक्चुअली क्या होता है कि बच्चा बी और डी दोनों में क्या अंतर नहीं कर पाता है, बी और डी, बी को डी पढ़ेगा, डी को बी पढ़ता है, इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे पढ़ने वाले बच्चों को हम क्या कहते हैं, पठन विकार है, बच्चे को डिसलेक्सिया है। डिस्प्रैक्सिया की बात करें अगर, कि डिस्प्रैक्सिया क्या है, तो डिस्प्रैक्सिया जो है ये किससे संबंधित है, डिस्प्रैक्सिया यह संबंधित किससे है, तो देखिए इसमें जो है एक अलेक्सिया और एक अफेज्जा आता है। इसको मैं अगली क्लास में समझाऊंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में ही देना चाहूँगी, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा एक ही प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। देखिए कौन सा प्रभावित नहीं करेगा, यहाँ तक है प्रश्न।
अब ऑप्शन ए हमारा यहाँ शुरू होता है, क्या सामाजिक अनुभव, परिपक्वता, क्रियाकलाप या भाषा। तो पियाजे के अनुसार पूछा है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो कौन सा परिपक्वन करेगा, क्रियाकलाप भी करते, भाषा भी करते, लेकिन सामाजिक अनुभव जो है व्यक्ति के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते हैं। कौन सा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए सामाजिक अनुभव। ठीक है, कहीं भी किसी भी तरीके से या प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 12वां प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा तंत्रीय सिद्धांत, तंत्र नहीं बल्कि तंत्रीय है, क्या है? त्रितंत्रीय, इसको लिखेंगे त्रितंत्रीय। ठीक है, कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? नहीं, निगेटिव, यहाँ पे ध्यान दीजिए, निगेटिव पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा जो है त्रितंत्री सिद्धांत व्यवहारिक बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो देखते हैं, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, क्या? केवल अपने बारे में ही व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, क्या? ये तो पॉजिटिव। आपसे उत्तर, प्रश्न अगर निगेटिव है तो आपको डेफिनेटली उत्तर भी निगेटिव ही मिलेगा। तो अब देखिए ये क्या है, ये तो पॉजिटिव है, क्या है? ये तो एक पॉजिटिव अप्रोच हो गया, पॉजिटिव चीज़ हो गई। बी है हमारा, ठीक है, पर्यावरण के साथ अनुकूलन, क्या है? पर्यावरण के साथ, ऑप्शन सी है पर्यावरण के साथ अनुकूलन, अनुकूलन। और ऑप्शन डी है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। तो ऑप्शन आपका कौन सा, इसमें से कौन सा आपको सकारात्मक दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन देखिए, केवल अपने विषय में व्यवहारिक विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का जिसमें आप सफल हो, तो ये तो सही है, यानी कि ये तो पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, यानी कि हमें निगेटिव चाहिए। पर्यावरण के साथ अनुकूलन, ये भी क्या है? देखिए, जो पॉजिटिव है मैं पी लिखते जा रही हूँ, ये भी क्या है? पॉजिटिव है। पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, ये भी क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोई निगेटिव ऑप्शन मिला हमें, तो ऑप्शन ए क्या है? निगेटिव है, कि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, यही है क्या है? बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब प्रश्न निगेटिव तो आंसर भी हमें निगेटिव ही ढूंढना है। अगर इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे ना प्रैक्टिस सेट को, तो डेफिनेटली आप बहुत करके देखिए, आप डे बाय डे आपका लेवल बहुत अच्छा होता जाएगा। 13वां प्रश्न है, कोई भी नाराज हो सकता है। ठीक है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं। यह संबंधित है, किससे संबंधित है? देखते हैं, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से, या संवेगात्मक विकास से। बहुत ईजी प्रश्न है। संवेग होते हैं ना, क्या है? गुस्सा होना, क्रोध, प्रेम, ये सभी क्या है? सब संवेग हैं। तो संवेगात्मक विकास, ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न हमारा, अधिगम के आकलन के लिए अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? जो अधिगम है उसमें आकलन जो है किस लिए आवश्यक होता है? देखिए, ऑप्शन ए जांच परीक्षण के लिए, ऑप्शन बी प्रेरणा के लिए, ऑप्शन सी पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, या फिर ग्रेड एवं अंकों के लिए। तो किसके लिए अधिगम में आकलन जो है किसके लिए है? प्रेरणा के लिए। बच्चों को क्या करें? प्रेरित करने के लिए आकलन जो है क्या होता है? अगर बच्चा पढ़ने में बहुत सही है, बहुत तेज़ है, या फिर ग्रो कर रहा है, तो उसको शाबाश, वेरी नाइस, वेरी गुड जैसे आप चीज़ें कहते रहेंगे आकलन करने के बाद, तो क्या बच्चा जो है प्रेरित होता है कि हम और अच्छे से आगे सीखते रहें। 15वां प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? जो प्रचलित योजनाएं हैं और उसमें हम नई जानकारी जोड़ दें तो उसे हम साम्य धारण कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं, संगठन या समायोजन क्या कहते हैं? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, उससे हम आत्मसातकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मसातकरण कहते हैं। 16वां प्रश्न है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। बिल्कुल होते हैं, इंडिविजुअली हर कोई बुद्धि में कोई तेज होता है, कोई कम बुद्धि, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई कम प्रेरित, कोई ज़्यादा प्रेरित, किसी का किसी चीज़ में कम रुचि हो सकती है, किसी चीज़ में ज़्यादा रुचि हो सकती है। तो क्या हम इंडिविजुअली सभी लोग क्या हैं? बुद्धि, प्रेरणा और अभिरुचि में क्या है? भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित यह सिद्धांत है? तो देखते हैं, बुद्धि के सिद्धांत से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से, व्यक्तिक भिन्नता से।
तो किससे संबंधित है यह? वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअली, मैंने ये टर्म यूज ही कर दिया कई बार कि इंडिविजुअली हम लोग भिन्न हैं, यानी कि वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 17वां प्रश्न है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि जो वंचित समूह के विद्यार्थी हैं उनको जो है नॉर्मल विद्यार्थी, जो सामान्य विद्यार्थी हैं, उनके साथ ही पढ़ाना चाहिए। यह क्या है? तो विशेष शिक्षा है, एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, अपवर्तन शिक्षा, समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और समावेशी शिक्षा आपके सिलेबस में भी दिया गया है। समावेशी शिक्षा भी आप लोगों को एक टॉपिक, एक लेक्चर इस पे मिलेगा समावेशी शिक्षा पे। 18वां है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? कौन सा बच्चे जो होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं जा करके, तो देखते हैं, स्मृति आधारित, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अनुकूलन चिंतन। देखिए, अपसारी और अभिसारी इन दोनों टर्म को आपको समझना बेहद जरूरी है। देखिए क्या होता है इसमें, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? अपसारी चिंतन, ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट है। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन का मतलब क्या होता है कि बाहर की तरफ सोचना। क्या है? बाहर, बाहर की तरफ क्या है? सोचना। अभिसारी क्या है? अंदर, आंतरिक सोच। बच्चा जो है अंदर ही अंदर आंतरिक सोच रखता है, अपनी चीज़ों को पब्लिश नहीं करता। बट ये बच्चा जो अपसारी चिंतन वाला होता है वो क्या है? बाहरी दुनिया से भी क्या है? बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करता है, बाहर की तरफ सोचता है, हर तरफ, मतलब बढ़िया, सबसे बेस्ट चिंतन अपसारी चिंतन को माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो अभिसारी चिंतन वाले बच्चे होते हैं ना, वो अपनी समस्याओं के प्रति क्या होते हैं? बहुत ही कठोर होते हैं। लोगों से कम बातचीत करेंगे, अपनी समस्याएं नहीं शेयर करेंगे और ये कठोर होते हैं। लेकिन ये बच्चे क्या ऐसा नहीं करते हैं। प्रश्न ये पूछा गया है, कौन से बच्चे जो है अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं? तो अभिसारी चिंतन वाले बच्चे अपनी समस्या के प्रति क्या होते हैं? कठोर होते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। कैसी अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है? तो आइए समझते हैं कौन सी अंतर्दृष्टि विकसित होगी। ऑप्शन ए है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं हैं। क्या ऐसा हम जो विद्यालय के स्तर के, भाई कम स्तर के होंगे, गरीब बच्चे होंगे, तो क्या हम उनको नहीं प्रोन्नत करेंगे? बिल्कुल गलत है ये। बी है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। ऑप्शन सी है, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों का समूह बनाना। बिल्कुल नहीं, बच्चों में हीन भावना आएगी। उन विद्यार्थियों की पहचान करें जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। क्या ऐसा करना है? बिल्कुल ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है। 20वां प्रश्न है कि अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गई अधिगम अनुभव में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो कौन सा नहीं बनाता है? ऑप्शन ए है, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। ऑप्शन बी है, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। ऑप्शन सी है, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण या विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। तो क्या नहीं, सुगम नहीं बनाता है। अब प्रश्न कैसा? निगेटिव। आंसर हमें कैसा चाहिए? निगेटिव चाहिए। तो भैया केवल की बात कर दिया, निगेटिव। जहाँ केवल चीज़ मिल जाए तो वैसे ही निगेटिव, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना ये पॉजिटिव है। क्या है कि पॉजिटिव चीज़ है। प्रकरणों का परिचर्चा, वाद विवाद करेंगे तो उससे अधिगम अनुभवों को आयोजित करने में, अधिगम को सार्थक बनाने में ये तो बेस्ट है कि पॉजिटिव चीज़ है। प्रकरण का प्रस्तुतिकरण भी क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन एक केवल और केवल डी हमारा राइट आंसर होगा कि विषय वस्तु की केवल याद करने पर पुनरावृत्ति करना। ठीक है, 21वां प्रश्न देखते हैं, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का क्या परिणाम होता है? ऑप्शन ए है, बच्चों की छवि सुधार करना। बी है, उनके अंकों में सुधार करना। ऑप्शन सी है, उन्हें स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना या उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो क्या है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक अगर हम दंड देते हैं तो यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन, स्वयं के प्रति धारणा नष्ट होने का भय रहता है। यही ऑप्शन सी है कि उनके स्वयं के प्रति अवधारणा नष्ट करना। बच्चा, जैसे कि एक ही यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा स्किनर को। स्किनर ने का क्या कहा है कि प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग होती है। इंपॉर्टेंट है यह। अर्थात बालकों में जो है ना,
कि अभिप्रेरणा के माध्यम से कार्य करने के लिए आंतरिक इच्छा शक्ति जागृत किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि प्रेरित होंगे बच्चे तो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन कह रहा है कि बालक पर जो नकारात्मक प्रभाव क्या डालती है। एक नकारात्मक अभिप्रेरण का यंत्र होता है शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड। इसीलिए बच्चे क्या होता है, उन्हें एक भय रहता है। बच्चे जो है बालक की स्वयं के प्रति अवधारणा नष्ट होने के, यानी कि जो मान लो एक अच्छी छवि बनी हुई है बच्चों के टीचर के मन में, बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, छवि सुधार करना नहीं, लेकिन बच्चा सोचेगा हमेशा, ये भयभीत रहेगा बच्चा कि जो हमारे लिए सर जो अच्छा फील करते हैं वो ना नष्ट हो जाए, अपनी जो स्वयं के प्रति अवधारणा है वह नष्ट ना हो जाए। ठीक है, 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधानपति को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। क्या लिखा? सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। ऑप्शन बी है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, या एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन कर रही है। क्या कर रही है शिक्षिका भाई? उसने सभापति के स्थान पर क्या लिखा? सभाध्यक्ष लिखा, तो वह लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ठीक है, सभाध्यक्ष यानी कि इसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते, कोई भी हो सकता है। तो लिंग मुक्त भाषा का क्या कर रही है शिक्षिका? प्रयोग कर रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। 23वां प्रश्न देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए किस लिए आवश्यक है? ये सतत और व्यापक मूल्यांकन जो किस लिए आवश्यक है, समझते हैं किस लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। नहीं, जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। सी है, समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार का अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जाता है। और क्या है? ऑप्शन डी है, शिक्षक के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाना। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है कि सतत व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, या समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, कैसे उसको दर्ज किया जाता है और कैसे सुधार करेंगे। जैसे सतत व्यापक मूल्यांकन होगा तो हम लोग देखेंगे बच्चा जो है कहाँ कैसी गलतियाँ कर रहा है, तो उसको आगे सुधारने का हमें अवसर मिलेगा। ठीक है, जिससे बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। 23वां है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। नैतिकता को कौन जो है सबसे बेस्ट अर्थ में सूचित करता है? स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। देखिए जितने थिंकर्स हैं सबके सिद्धांतों को मतलब उसके लिए एक डिस्क्रिप्टिव क्लास आपको बेहतरीन, कोहलबर्ग हो गए, पियाजे हो गए, स्किनर हो गए, बंडूरा हो गए, सबका मिलेगा क्लास। ठीक है, लेक्चर दिया जाएगा। बस आप लोग क्लास के साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। देखते हैं आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। स्तर 1 में, कहाँ पे? स्तर 1 में जो है नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब निगेटिव। प्रश्न निगेटिव, आंसर भी हमें क्या चाहिए? प्रश्न निगेटिव, हमें आंसर भी चाहिए। देख लेते हैं कि कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में क्या है, सही नहीं है। देखते हैं, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या हो, कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। और ऑप्शन डी है, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सिखाना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। एक ही निगेटिव मिला। देखिए बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या हो, कुछ भी हो। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर सकती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है? पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास क्षेत्र, सहारा देना या पार्श्वकरण। तो उसे क्या कहा जाता है? अगर वह किसी की सहायता से सीख रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? सहारा देना। क्या कहेंगे? सहारा देना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? कौन है? यानी कि
प्रारंभिक जो बाल्यावस्था की अवधि होती है उस दौरान भूमिका व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य होते हैं। तो देखिए, अध्यापक एवं साथी, साथी व माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन, या भाई बहन एवं अध्यापक। कौन सा होगा समूह में जो स्वीकृत होते हैं और वह मतलब जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात किया हुआ है, तो उस समय अध्यापक तो होंगे नहीं, ठीक है। उस समय माता पिता और भाई बहन साथी भी नहीं होते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अध्यापक की तो बात ही छोड़ दीजिए, माता पिता एवं भाई बहन। बहुत टेक्निकल और बहुत ईजी प्रश्न है यह। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? जो ऐसा कौन सा आयु समूह है जो किसके अंतर्गत आता है? परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। तो समझते हैं परवर्ती बाल्यावस्था के 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 11 से 18 वर्ष। तो कौन सी एज जो है परवर्ती बाल्यावस्था में आती है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। 6 से 18 नहीं बल्कि 6 से 11 वर्ष होगा। क्या होगा? 6 से 11 वर्ष होगा, यानी कि 6 to 11 ईयर, ठीक है। 6 to 11 ईयर के बच्चे होते हैं, परवर्ती बाल्यावस्था में आते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं 29वां। आर्जव, इनकी आर्जव एक बच्चा है जो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है भाषा विकास। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस है, सतत और सतत अधिगम पर, या प्रकृति तथा पोषण पर वाद विवाद, या चुनौती तथा संवेदनशील। किस पर है? भैया प्रकृति और पोषण पर वाद विवाद कर रहे हैं दोनों। कौन? आर्जव और सोनाली। कि नैसर्गिक की बात कर रहा है आर्जव, कह रहा है कि भाषा विकास व्यक्ति की क्या है? नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित है, मतलब कि उसको नेचुरल मिला है, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। लेकिन सोनाली क्या कर रही है कि परिवेश से प्रभावित, मतलब जो हमारा परिवेश है वह कैसा है उस पर निर्भर करता है, पोषण पर निर्भर करता है, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है 30वां। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबंधित करता है। यानी कि विद्यार्थियों को स्वच्छता से प्रेरित करने के लिए उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना क्या प्रतिबंधित करता है? क्या प्रतिबंधित करता है? देखते हैं। प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक, या ऑप्शन डी है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना। तो ऑप्शन ए की सही है इसमें, ऑप्शन डी कि प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना। अगर बच्चे स्वच्छता समिति के सदस्य बनेंगे तो उनमें जो है कैसी प्रेरणा का विकास होगा? तो सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना विकसित होगी प्रेरणा की। तो ये थे हमारे बाल विकास के जो है 30 प्रश्न, पेडागोजी के 30 प्रश्न थे बाल विकास से संबंधित। आगे आपको बैक टू बैक क्लासेस मिलती रहेंगी। क्लास को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।